हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो एनसीईआरटी पॉलिटी की जो 6 क्लास की बुक है उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका जो चैप्टर पहला चैप्टर है वो है विविधता की समझ। ठीक है, डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये पहला चैप्टर है और इससे पहले हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पहला पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। कुछ लोगों को वो काफ़ी इजी लगा और उनको लग रहा है कि मतलब एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो पहला चैप्टर, एक दो चैप्टर हैं, उनके जब जितना आगे आप बढ़ते जाएंगे तो उसमें चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती जाएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे तरीके से वो व्यवस्थित ढंग से वो बनाई जाती है। वो सिक्स से आगे बढ़ते जितने भी अभी चैप्टर बढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और एक और बात है, काफ़ी लोग ये एक क्वेश्चन बहुत करते हैं कि सर क्या क्लास लाइव होती है? तो आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि लाइव क्लास कभी भी नहीं होती है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि ये देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए मेरी, ये ऊपर देखिए, ये टाइमिंग देखिए, बजा है 2:22 रात का। ठीक है, रात का 2:22 पे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर देख लीजिए। ठीक है, तो अब जब इतनी देर में मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो अब इसी समय मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड करके प्रीमियर इसका इसलिए लगा देता हूँ, प्रीमियर लगा देता हूँ। प्रीमियर इस लगाने से क्या होता है कि बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि सर इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो क्या करता हूँ मैं, प्रीमियर इसलिए लगा देता हूँ कि लोगों को पहले से ही दिखने लगे, शो होने लगे कि क्लास की टाइमिंग क्या है। तो मैंने क्लास की टाइमिंग पहले ही बता दी, ज्योग्राफी की सुबह 9 बजे, पॉलिटी की सुबह 11 बजे और हिस्ट्री की शाम को 7 बजे। ठीक है, ये तीनों मैंने बता दिए, तो इसीलिए मैं प्रीमियर लगा देता हूँ। और क्योंकि मुझे सोने में अभी अभी मुझे हिस्ट्री की भी अपलोड करनी है, मतलब रिकॉर्ड करनी है, तो मुझे हो सकता है 4-5 बज जाता है। ठीक है, सुबह का। तो सोते सोते इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो सुबह सो के उठने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तब तक मेरी 2 वीडियोस हो चुकी होती हैं, आपके मतलब अपलोड मतलब लाइव हो चुकी होती हैं। ठीक है, प्रीमियर के द्वारा। तो आप लोगों को लगता है कि लाइव है और मैंने रिप्लाई नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। और रिप्लाई मैं जब उठता हूँ थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके, फिर मैं उसका रिप्लाई आपका जरूर करता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, अब चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला चैप्टर। ठीक है, पहले चैप्टर में चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है कि विविधता क्या है। यहाँ पे विविधता को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, लेकिन कुछ लोगों को ये एनसीईआरटी बोरिंग लगती है। उसका एक रीज़न यही होता है कि उन्होंने कभी उसको सही से समझने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पे देखिए, आपने लिखा है, अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। मतलब यहाँ पे सीधे सीधे कहा गया है कि जो विविधता का मतलब है भाषा, पहनावा, भोजन, संस्कृति, अमीरी, गरीबी, इसके आधार पे हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से पूरे देश में भिन्न भिन्न हैं। हम लोग अलग हैं बिल्कुल। ठीक है, मतलब डाइवर्सिटी है, विविधता है हम लोगों में काफ़ी ज़्यादा। कि दक्षिण भारत का खाना अलग होता है, भाषा अलग होती है। ठीक है, सभी काफ़ी प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। ठीक है, और खाना अलग होता है उनका, और पहनावा अलग होता है। और जैसे आप अमीरी गरीबी के हिसाब से भी देख लीजिए, तो उस हिसाब से भी यही सब चीज़ें मैटर करती हैं। और त्योहार भी हमारे अलग होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग विविध हैं, एक दूसरे को देखें तो इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर तो कुछ खास नहीं है, यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे एक कहानी जैसी दी गई, बहुत हल्की सी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान परिवेश को देखते हुए। ठीक है, जैसा माहौल आजकल बन जाता है, सांप्रदायिक हो जाता है या उस टाइप से, उसी को लेके यहाँ पर एक कहानी जैसी है। तो मुश्किल से 2 मिनट की होगी, तो इसको जरूर आप लोग देखें। दोस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, क्या ऐसे इंसानों से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी, ठीक है, नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। यहाँ पे देखिए, बीच का भाग दिया गया है। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि एक फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़, ठीक है, भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? ठीक है, ऐसा भी होता है, बड़े शहरों में तो खासकर ऐसा काफी होता है। ठीक है, हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, उस अखबार वाले बच्चे ने कहा। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं?
उस लड़के ने ऐसे बोला, ठीक है। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। ठीक है। सब्जेक्ट उस लड़के ने पूछा, क्योंकि वो तो फेरी वाला है तो उसको क्या पता सब्जेक्ट क्या होता है। अब जो भी कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया, जो मतलब बढ़ बढ़ गया आगे। अगले दिन, बहुत छोटी सी है बस, एक पैराग्राफ और है। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, या कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई सी थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो। तो उसने जवाब दिया, कभी नहीं। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था, मतलब छोटे पर से ही। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपनी आप को नापा, मतलब गद्दी के बराबर के लिए ही कहा कि जब मैं इतना बड़ा था तभी से मैंने ये काम शुरू कर दिया था। पहले मेरी उसने कहा, पहले मेरी माँ और मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ आगे कुछ नहीं बोला, ठीक है, आगे मतलब सुनाई नहीं दिया। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया, ठीक है। मेरा नाम समीर है, अगले दिन कहा, और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। उस बच्चे ने उस अमीर लड़के से पूछा, आपका नाम क्या है। तो यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ। हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना। हनुमान। उसने कहा, हनुमान। ठीक। तो अब से आप समीर और मैं भी समीर, दो समीर हो गए, ठीक है। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ, समीर दो, मतलब समीर एक वो हो गया, समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। तो वो बच्चा बोला, मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा, वो बच्चा बोला कि मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। ठीक है। तो यही इतना था, इतनी सी यहाँ पे है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। तो यहाँ पर उसी चीज, मतलब सांप्रदायिक बातों के लिए बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक समीर था, वो हिंदू था, एक मुस्लिम था। तो सांप्रदायिक दंगे जो हुए उनकी वजह से ये नुकसान, मतलब कोई हम लोगों में फर्क नहीं है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, लेकिन पता नहीं फिर भी ये सब चीजें क्यों होती हैं। ठीक है। खाली हिंदू मुसलमान का ही यहाँ पे तमाशा चलता रहता है। इससे फायदा होता है राजनीतिक जितनी पार्टियां होती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बेवकूफी यहाँ पर लोगों में आज भी यही है, शिक्षित होते हुए भी, कि जाति देख के वोट डालने जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी पर्सनल मैंने बात कर दी। मतलब जो उसकी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में देगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में देगा, अगर उसको मौका मिलता है, ठीक है। शूद्र है तो शूद्र में देगा, मतलब वो ये नहीं देखेगा, वैसे है तो वैसे में, मतलब सभी, हिंदू है मुसलमान है, सब कुछ देखता है। मतलब मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए मैं कह रहा हूँ। कोई ये नहीं देखता है कि कौन बेटर है। ठीक। हालांकि मेरे हिसाब से वर्तमान परिवेश को देखते हुए मुझे तो पूरे इंडिया में कोई बेटर लग ही नहीं रहा, बिल्कुल सब जीरो लग रहे हैं। ठीक है। तो इस पे फालतू की बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दो बातें थी, एक तो हिंदू मुस्लिम वाली यहाँ पे ये समीर वाले में बात आई, दूसरा था अमीर और गरीब की। एक पढ़ा लिखा था, एक अनपढ़ था। एक अखबार बेच रहा था, एक अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो यहाँ पर क्या था, गैर बराबरी की बातें, यहाँ पे विविधता की बातें हो रही हैं। ठीक। अब जात व्यवस्था के बारे में यहाँ पे देख लीजिए, ये भी एक चीज है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं थे उसे बदल नहीं सकते थे, मतलब जिस जाति में है जो काम वो कर रहे हैं वही करें। मतलब वो अगर, मतलब छोटी जात के हैं तो वो पढ़ नहीं सकते। अब यहाँ पे लिखा है
कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई हैं तो आपकी जात कुम्हार की होती है और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, सोचिए। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। आगे जितने पाठ हैं उनमें काफी अच्छे से जब सरकारों के बारे में बताया जाएगा कि सरकारों का गठन कैसा होता है, आगे बहुत अच्छे चैप्टर हैं, ठीक है, जो आपको जरूरी लग सकते हैं। लेकिन जरूरी ये भी चैप्टर है, ये कुछ लोग इसको समझ भी रहे होंगे, कुछ लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे होंगे, कुछ लोग तो छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, तो उनसे कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है 20 लोग पढ़ेंगे सही से, उनके लिए मैं करता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे समीर एक और समीर दो की कहानी से आप लोग काफी चीजें समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे देखिए, भारत विविधताओं का देश है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, काफी भाषाएं होती हैं। उत्तर भारत की अलग, पश्चिमी भारत में अलग, अब मतलब हर प्रदेश की अलग अलग अपनी है, गुजराती है, मराठी है, जाने कितनी भाषाएं हैं, ठीक है। खाना भोजन सबका अलग अलग है, कहीं ढोकला खाया जाता है, कहीं माछी भात खाया जाता है, कहीं मतलब सबका अलग अलग है, अपना अपना घेवर है, अब काफी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और त्योहार भी सबके अलग अलग है, नृत्य अलग है, ठीक है, संगीत अलग है, सबका अलग अलग है। तो विविधताएं तो भारत में काफी हैं। भारत विविधताओं का देश है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न 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 धर्मों का पालन करते हैं। मतलब भारत में अधिकांशता तो हिंदू ही धर्म है, लेकिन हिंदू मुस्लिम दो धर्म प्रमुख है, क्योंकि मुस्लिम भी काफी संख्या में है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद काफी छोटे छोटे धर्म भी हैं, जैसे कि सिख है, ईसाई है, ठीक, जैन है, बौद्ध है, और पारसी धर्म है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पारसी आपको इंडिया में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब भारत में धर्म भी काफी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200 सवा 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक इस भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे, या फिर पैदल चलकर जाते थे, ठीक है। अक्सर वे यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में, या फिर व्यापार के लिए की जाती थी, ठीक है। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग कई नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई लोग बार बार अपना घर छोड़ देते थे। मतलब पुराने समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी ना, परिवहन के साधन नहीं थे, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना खेती या यात्राओं के लिए जाते थे। कई बार ऐसा होता था, सूखा आ जाता था, अकाल आ जाता था, तो वो अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह भी जाना पड़ता था। तो यही सब चीजें यहाँ पे बातें बता रहे हैं कि क्यों लोग यहाँ एक स्थान से दूसरी स्थान पर आवागमन करते रहते थे, ठीक है। अब धीमे धीमे क्या हुआ, लोग जब नई नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ नई चीजें वे नई जगह से अपना लेते थे। मतलब एक स्थान पे जो परिवेश था, जब वो चेंज किया तो कुछ चीजें तो आपकी पुरानी रह गई, कुछ आपकी नई आपको मिल गई, जिस नए परिवेश में आप पहुंच गए, ठीक है। पुराने डरे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता, और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। और ये काफी फायदेमंद है, ये चीज, ये जो प्रक्रिया है, ये काफी फायदेमंद है, क्योंकि जो ज्ञान भी है, तो आदिमानव के टाइम पर किसको बल पता था बल्ब ऐसे बनेगा, तो धीमे धीमे चीजें जुड़ती गई, ज्ञान जुड़ता गया। किसी ने थोड़ी सी प्रयोग किया और फिर वो आगे बढ़ा, उसके प्रयोग प्रयोग को लेके किसी और ने किया, तो धीमे धीमे चीजें बनती गई आगे। ये भी इसमें ही आएगा एक तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ मतलब यही है कि इस तरीके से भारत में चीजें अलग अलग। अब यहाँ पे देखिए, एक लद्दाख और केरल के बारे में यहाँ पे कहा गया, और सीटेट में अक्सर इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। लद्दाख और केरल के बारे में यहाँ पे है, तो देखिए जरूरी चीजें हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका। अब तो लद्दाख अलग ही केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। तो लद्दाख में जो है बारिश बिल्कुल नहीं होती है, और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं, ठीक, गर्मी के महीनों में। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। तो पश्मीना ऊन कहाँ से मिलता है? लद्दाख से। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। पश्मीना ऊन
कहाँ से मिलता है? लद्दाख में। यहाँ ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियां जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तो ये क्वेश्चन बाई चांस आ जाए कि बौद्ध धर्म तिब्बत किस रास्ते से पहुंचा, तो लद्दाख के रास्ते से पहुंचा था, ठीक है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, तो छोटा तिब्बत लद्दाख को कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। ये देखिए, छोटे छोटे चीजें यहाँ पर आती हैं और इम्पोर्टेंट काफी हैं। केसर सागा, ये कहाँ का ग्रंथ? तिब्बत का ग्रंथ। कहाँ का ग्रंथ है? तो ये तिब्बत का ग्रंथ है। उसके स्थानीय रूप रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं, ठीक है। बौद्ध और मुसलमान दोनों लोगों के लिए ये हो गया। अब यहाँ पे केरल, भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से, ठीक। केरल के बारे में सबसे आपका साक्षर भी है, ठीक है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत, तो ईसा मसीह के धर्मदूत कौन? संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब के कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी, ठीक है। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वला कहते हैं। चीना वला, ये क्या है? ये जाल है, मछली पकड़ने का जाल है। अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये केरल में, ठीक है। चीना वला। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बोला गया जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सांस्कृतिक, यहाँ पे वही चीजें हैं कि भौगोलिक रूप से भी अलग है और उनके जो खान पान है वो भी अलग है और उनकी भाषा, बोलचाल और जो संस्कृति है वो सारी चीजें उनकी अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक। विविधता में एकता, ये चीजें यहाँ पे जानने वाली है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उसका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वह सब एक थे। यहाँ पर एक गीत भी लिखा है, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बारे में ये देखिए, ये फोटो दी गई, इसमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण दे रहे हैं पंडित नेहरू, ठीक है। ये पंडित नेहरू की ये फोटो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था, ये वाला, ठीक है। ये जो गीत है गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर जनसभा कर रहे थे, ठीक है। 1919 में ये घटना हुई थी। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। ये तो आप लोगों ने लगभग चीजें पढ़ी हुई होगी।
अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने एक चीज लिखी थी, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो अनेकता में एकता का विचार ये किसने दिया? नेहरू जी ने। ये क्वेश्चन अगर बाई चांस आ जाए तो इसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें क्वेश्चन आंसर है तो इसको तो यहाँ पे करवाया नहीं जाएगा, ठीक है। अगर वैसी मतलब एक्सरसाइज होती मल्टीपल चॉइस या फिर आपका अम, रिक्त स्थान, तो उसको करवा दिया जाता, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर पहला कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा भी इसी उसमें शायद विविधता में एकता ऐसे ही कुछ वो चैप्टर है, और उसके बाद आपका सरकार से संबंधित है कि मंत्रिमंडल और ये सब आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और 31 मई से पहले आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तीनों चीज़ों को कंप्लीट करने की मैंने वादा किया है। तो मैं अपने वादे पे खरा उतरूंगा, आप लोग पहले ही जानते हैं क्योंकि मैं एक दो बार ऐसा कर चुका हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसा भी आप लोगों को लगा हो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।